इनसे मिलिए। मैंने इनका नाम रखा है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन क्यों रखा है? क्योंकि जब भी मैंने इनको समझने की कोशिश की है, मैं इनके पास गया हूं, तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया है। जी हाँ, इन्होंने हमेशा मुझे चित कर दिया, मुझे नीचे गिरा दिया। इसलिए वेव फंक्शन से हमेशा मैं परेशान ही रहता था अपने कॉलेज के ज़माने में। मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैंने सोचा ये वेव फंक्शन मुझे कब समझ आएगा, और फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया। मुझे लगा कि शायद आज मेरे पास वो औजार हैं जिनसे मैं वेव फंक्शन समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में चला गया हूँ। मैंने एक मरतबा फिर वेव फंक्शन को हाथ डाला ताकि उसको समझा जा सके, और उसने फिर मेरे साथ वही हाल किया जो वो पहले करता चला आ रहा है। पर मैंने हार नहीं मानी। मैं अब और भी ज़्यादा परेशान हुआ, और मैंने वेव फंक्शन को एक मरतबा फिर उसके हाल पे छोड़ दिया। अब मुझे बच्चों ने कहना शुरू किया कि वेव फंक्शन पर एक वीडियो तो बना दें, और आज फिर मैंने एक मरतबा कोशिश की कि मैं आपको वेव फंक्शन के बारे में समझा सकूं। देखते हैं मेरी ये कोशिश कितनी अच्छी रहती है। वेव फंक्शन को समझने से पहले आपको मेरी दो वीडियोस को ज़रूर देखना होगा। एक डी ब्रॉय के बारे में है, जिसके बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, और दूसरी हाइजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में है। ये दोनों वीडियोस आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं और इजीली देख सकते हैं। मैं नीचे कोशिश करूंगा इनके लिंक भी डाल दूं। पर मैं आपको ये बताता चलूं कि हमें ये पता है कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से मिलकर बनती है। ये हमें मैक्सवेल ने बताया था। फिर हमें आइंस्टाइन ने यह बताया कि ये वेव नेचर की तो होती है, पर जब भी हम किसी मेटल सरफेस पे फोटोन की बारिश करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर देते हैं, जिसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अब फोटॉन्स तो मैसलेस होते हैं, फिर वो मैस वाले इलेक्ट्रॉन्स को कैसे निकाल सकते हैं? यहां से लाइट की पार्टिकल नेचर को देखना शुरू कर दिया गया। मसलन बाद में साइंसदानों ने कहा कि अगर आप हाथी को देखते हैं तो ये इसकी पार्टिकल नेचर है, पर इसके साथ साथ इसके एक वेव नेचर भी है जो इसके साथ अटैच्ड है। और इसी तरीके से बुलेट जो बहुत तेजी से मूव कर रही है, इसकी पार्टिकल नेचर आपको नजर आ रही है, पर इसके साथ भी एक वेव अटैच्ड है। दुनिया की हर चीज के साथ पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों अटैच्ड हैं। पर क्योंकि हाथी का मैस बहुत ज्यादा है और बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, तो इनका मोमेंटम बहुत ज्यादा है, इसलिए इनके साथ अटैच्ड वेव्स जो हैं वो बहुत नेग्लिजिबल होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, उनको हम नजरअंदाज कर सकते हैं। पर जब हम छोटे लेवल पर जाते हैं, इलेक्ट्रॉन के लेवल पर जाते हैं, तो वहां पर उसकी जो वेव नेचर होती है वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होती है, भारी होती है, उसको हमें देखने की जरूरत होती है। इसीलिए डी ब्रॉय ने वेव मॉडल बनाया था एटम का, जिसमें स्टैंडिंग वेव्स दिखाई गई थी, और यह बताया गया था कि एटम में इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह पर पाया जा सकता है और उसके ऑर्बिट्स को हम स्टैंडिंग वेव्स के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डी ब्रॉय की यह थ्योरी शुरू में तो बहुत साइंसदानों ने मानने से इनकार की, पर आइंस्टाइन उसके हक में बोल पड़ा और उसको पीएचडी की डिग्री मिली। मैं आपको लेके चलता हूं डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें मैं बहुत वीडियोस बना चुका हूं और आप देख सकते हैं। यहां पर हमें दिखाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स को जब हम बम्बार्ड करते हैं दो स्लिट्स के जरिए, तो वो एक ऐसा पैटर्न देते हैं जो कि वेव्स देती थी, यानी उनका इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो वेव्स के इंटरफेरेंस पैटर्न के साथ मिलता जुलता है। लेकिन जब भी हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की, उसको देखना शुरू कर देते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के साथ, तो वो एकदम अपनी वेव नेचर को खत्म करके पार्टिकल नेचर में वापस आ जाता है। अब वो जाके सीधा सीधा वहां पर लगता है, जिस तरीके से हम एक बॉल को यहां से फेंकें तो वो कुछ बॉल इस स्लिट से गुजरेंगी और कुछ बॉल्स इस स्लिट से गुजरेंगी, तो अब वो पार्टिकल नेचर दिखा रहा है आपको, बाकी इंटरफेरेंस पैटर्न नजर नहीं आ रहा। पर यह हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन डुअल नेचर दिखाता है। जब साइंसदानों ने ये चीजें देखी, डी ब्रॉय की थ्योरीज पढ़ी, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बहुत बाद में हुआ था, उनके जहन में बहुत सवाल है। और उनके जहन में सवाल यह है कि अगर आप एक बुलेट की वेव नेचर को कह रहे हैं तो इसकी पोजीशन क्या होगी, क्योंकि वेव में पोजीशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं? क्या बुलेट यहां पर होगी, या बुलेट यहां पर होगी, या बुलेट यहां पर होगी, क्योंकि ये उसकी वेव नजर हमें आ रही है। साइंसदानों ने इस सवाल को बहुत ज्यादा उठाया। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अगर वेव नेचर देता है तो फिर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है? क्या वो यहां पर है, यहां पर है, या यहां पर है? उन्होंने एक और सवाल भी उठाया, और वो ये कि ये वेव बनी किस चीज की होती है? अगर
इलेक्ट्रॉन के साथ एक वेव एसोसिएट करते हैं तो ये वेव कैसे बनती है, किस चीज की बनती है। पानी की वेव का तो हमें पता है कि वो पानी के मॉलिक्यूल से बनती है जब वो ऊपर नीचे मूव करते हैं। इसी तरीके से जब स्ट्रिंग की बात करते हैं तो हमें वो वेव नजर आती है और वो स्ट्रिंग के मॉलिक्यूल से बनती है, सॉलिड के मॉलिक्यूल से बनती है जब वो वाइब्रेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की वेव किस कंडीशन में होती है, ये उनका बहुत वैलिड सवाल था। इस सवाल के जवाब देने के लिए एर्विन श्रोडिंगर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कोशिश की और उन्होंने एक इक्वेशन दी। ये इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर बेस्ड है और इसने हमें बताया एक वेव फंक्शन। अगर आप इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन पे मैं पूरी की पूरी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, पर अगर आप यहां पर देखें तो आपको पार्शियल डेरिवेटिव नजर आ रहे हैं फंक्शन साई के, जो कि वेव फंक्शन है और विद रिस्पेक्ट टू स्पेस एक्स वाई जी स्पेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। श्रोडिंगर ने एक मैथमेटिकल मॉडल तो साइंसदानों को दे दिया उस वक्त, क्योंकि साइंसदान ये कहते थे कि या तो मैथमेटिकल मॉडल दें या कोई एक्सपेरिमेंट ऐसा लाएं जो साबित कर सके कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर एग्जिस्ट करती है, हर चीज की वेव नेचर एग्जिस्ट करती है। श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास वेव फंक्शन का सॉल्यूशंस आते हैं जिसे हम साई कहते हैं। ये साई है क्या चीज? श्रोडिंगर भी इस चीज को बहुत अरसे तक कोशिश करता रहा कि किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सके। हमें यह पता है कि ये साई फंक्शन ऑफ एक्स है। अगर सपोज आपको एक वेव फंक्शन ऐसा मिलता है तो इसमें आप क्या इंफॉर्मेशन ले सकेंगे? इसमें आपको इंफॉर्मेशन ये मिल सकेगी कि एक्स, ये स्पेस डायमेंशन का मतलब यहाँ पर एक्स है। आप किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ पर क्योंकि वेव फंक्शन की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो वो वेव फंक्शन जो है आपको ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन के यहाँ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस जगह पर, एक्स की इस वैल्यू पर। इसी तरीके से एक्स की इस वैल्यू पर भी फंक्शन बहुत ज़्यादा है, वैल्यू उसकी नेगेटिव है पर उसकी एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर भी ये बताता है कि आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के चांसेस जीरो हैं, यहाँ पर भी जीरो हैं और यहाँ पर भी जीरो है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के चांसेस हैं और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन के चांसेस हैं। पर इसमें एक कवाहत है और वो ये कि आप नेगेटिव वैल्यूज भी देख रहे हैं, तो क्या नेगेटिव चांसेस या नेगेटिव प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं? वेव फंक्शन में आयोटा, इमेजिनरी नंबर्स भी मौजूद थे। श्रोडिंगर इस चीज को सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। श्रोडिंगर के सामने यह भी सवाल था कि वो वेव बनती किस चीज की है, और श्रोडिंगर का यह ख्याल था कि वो चार्ज डेंसिटी के साथ बनती है। इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है और जब वो मूव करेगा तो उसकी चार्ज डेंसिटी के साथ वो वेव बनेगी, पर उसको अभी तक इस चीज का सही अंदाजा नहीं था। श्रोडिंगर के बाद एक और हमारे पास साइंसदान है जिनका नाम था मैक्स बॉर्न है। उन्होंने वेव फंक्शन का स्क्वायर लिया, साई का स्क्वायर लिया और उसको एक्स के साथ प्लॉट कर दिया, और उन्होंने ये बताया कि ये जो आपके पास एम्पलीट्यूड आए हैं ये सही मायनों में आपको बताते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या है इलेक्ट्रॉन को किसी भी जगह फाइंड करने की। मसलन अगर आप यहां पर देखें तो यहां पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की, तो अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो हैं, यहां पर कुछ ज्यादा हैं, यहां पर फिर जीरो हैं, यहां पर ज्यादा है। तो ये जो साई स्क्वायर है ये हमें प्रोबेबिलिटी देता है, अगर आसान लफ्जों में मैं कहूं, कि आप किसी जगह भी इलेक्ट्रॉन को कितने चांसेस के साथ ढूंढ सकते हैं। मसलन दो इलेक्ट्रॉन की एक जैसा वेव फंक्शन हो सकता है, पर आपको हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन यहां पर मिले और दूसरा इलेक्ट्रॉन आपको यहां पर मिले, गोया कि उनका वेव फंक्शन बिल्कुल एक जैसा है पर उनके जो पोजीशन है वो डिफरेंट हो सकती है। इसकी एग्जांपल मैं आपको इस ग्राफ से दूंगा। ये हमारे पास एक मैप है जिसपे हमने जंगल, जितनी भी दुनिया में जंगल हैं उनको प्लॉट कर दिया है। अब मैं अगर आपको कहूं कि आपको यूकलिप्टस का दरख्त मिलने के सबसे ज्यादा चांसेस कहां पर हैं, तो आप कहेंगे या तो वो फ्लोरिडा यानी अमेरिका में है क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है दरख्तों की पाए जाने की, क्योंकि यहां पर ओवरऑल दरख्त ही ज्यादा हैं, या फिर आपको वो मलेशिया की तरफ मिलेंगे। तो आप इन दो जगहों पर जाकर उनको ढूंढेंगे, पर इसका यह मतलब नहीं है कि यूकलिप्टस आपको यहां नहीं मिलेगा, यूरोप में नहीं मिलेगा, आपको कनाडा में नहीं मिलेगा, उनके चांसेस वहां पर भी हैं। इसी तरीके से अगर आप यहां पर एक और मैप देखें तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मैप है हमने बनाया एंथ्रेक्स का, कि एंथ्रेक्स कहां कहां पर ज्यादा फैल रही है, और ये चाइना का मैप है। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि कल जिस बंदे को एंथ्रेक्स की बीमारी होनी है वो कहां पर मिलेगा, तो आप कहेंगे वो जरूर यहां पर होगा।
चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग पहले से ही बीमारी का शिकार हैं। पर हो सकता है कि वो यहाँ पर हो, ये भी हो सकता है वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। तो आप एक प्रिडिक्शन तो कर सकते हैं फ्यूचर की कि हो सकता है, ज़्यादा चांसेस ये कि वो यहाँ पर मिले, पर वो आपको यहाँ पर भी मिल सकता है। इसी तरीके से अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं कि इलेक्ट्रॉन आपको कहाँ पर मिलेगा, तो आप ये बता सकते हैं कि ज़्यादा चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन इन इन हिस्सों में, इन इन जगहों पर, इन इन पोजीशंस पर हमें मिले। पर आप ये 100% यकीन के साथ नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन यहीं पर मौजूद होगा। साई के बारे में और भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी श्रोडिंगर को, और वो ये थी कि वेव फंक्शन क्या सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है, या वो सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मल्टीपल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन देता है, या क्वांटम सिस्टम भी आप कह सकते हैं। इस पर भी श्रोडिंगर को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात थे। साइंसदान ये भी कहते हैं कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर कर लेते हैं तो उसका जो वेव फंक्शन है वो कोलैप्स कर जाता है। मसलन यहाँ पर कहीं भी पॉसिबिलिटी थी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, पर अब ये सारी की सारी जगह पर इलेक्ट्रॉन हो सकता था, चांसेस थे। पर जब आपने मेजर किया और वो यहाँ पर आ गया, यहाँ पर मिल गया, तो अब क्या हुआ, बाकी सारी प्रोबेबिलिटीज जीरो हो गई। मतलब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, ये एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वेव फंक्शन की, और इस वक्त आपने मेजरमेंट नहीं किया, आपको नहीं पता कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर कम प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पर ज़्यादा, यहाँ पर ज़्यादा, पीक यहाँ पर है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के। इसी तरीके से फिर कम हो गई। पर जब आपने मेजरमेंट कर ली तो अब तो आपको 100% पता चल गया कि भाई इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे था। तो अब ये सारी प्रोबेबिलिटीज जो है ये जीरो होगी, क्योंकि आपने मेजरमेंट कर ली। अब आपको 100% श्योरिटी है, अनसर्टेनिटी खत्म होगी। यही चीज मैंने यहां पर दिखाई है कि इलेक्ट्रॉन ए पे भी हो सकता है, बी में, सी, डी, ई, तमाम जगहों पर हो सकता था। ये तमाम स्टेट्स एग्जिस्ट करती हैं उस वक्त तक जब तक आपने पोजीशन मेजर नहीं की। जब आपने पोजीशन मेजर कर ली, ये तमाम स्टेट्स, इनके चांसेस खत्म हो गए। अब सिर्फ आपको पता कि इलेक्ट्रॉन यहां पर एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट को बहुत याद रखिएगा, क्योंकि इसकी बेसिस पर हम मल्टी यूनिवर्स की डेरिवेशन और उसकी थ्योरी को डिस्कस करेंगे। ये बेसिस है, ये चीज बेसिस है कि हम मल्टी यूनिवर्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि कोई ऐसी यूनिवर्स होगी जहां पर हम मेजरमेंट करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन यहां पे मिलेगा, तो बाकी सारे वहां पर जीरो हो जाएंगे। इनको हम फर्दर डिटेल में देखेंगे। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरफ दोबारा आते हैं। यहां पर आप देखें तो आपको यहां पर इंटरफेरेंस पैटर्न मिल रहा है। ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्या है? ये तो ऐसे है जैसे हम वेव्स को इंटरफेयर करवाते हैं। ये असल में अगर आप इसको देखें तो ये उसका वेव फंक्शन है, और इसमें आपको बताया जाता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन की बात करें, वैसे तो यहाँ पर वेव्स हैं, यहाँ पर पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इन जगह पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और इस जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस जगह पर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी जीरो है। पर जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को मेजर करते हैं, एक मेजरमेंट लगाते हैं, तो उसका वेव फंक्शन क्या करता है? कोलैप्स कर देता है। अब वो गेंदों की तरह आ जाते हैं, अब उसमें वेव नहीं रही, अब वो पार्टिकल बन गया। क्यों? क्योंकि हमने मेजरमेंट कर ली। तो अब वो सीधा सीधा जिस सुराख से जाएगा, ठक 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 यहां पर लगता जाएगा। तो ये बहुत अहम चीज है, यानी वेव नेचर दे रहा होता है जब तक कि हम उसकी मेजरमेंट नहीं करते, उसका वेव फंक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे ही हम मेजरमेंट करते हैं, उसका वेव फंक्शन कोलैप्स करता है और वो पार्टिकल नेचर की तरफ आ जाता है, बिहेव करना शुरू कर देता है। एक छोटी सी एग्जांपल ये है कि हम साई को क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत देते हैं। साई के बारे में अभी तक लोगों को मुकम्मल तौर पे मालूम नहीं है कि साई क्या है। साई स्क्वायर के बारे में तो हम जानते हैं, साई क्या इन्फॉर्मेशन देता है, और ये कहा जाता है कि जो साई को बताएगा कि ये एक्चुअली क्या चीज़ बताता है, उसे अगला नोबेल प्राइज दिया जा सकता है। हम जब किसी गेंद के मोशन की बात करते हैं तो हम उसको स्ट्रेट लाइन से डिपिक्ट करते हैं, शो करते हैं y स्क्वायर mx प्लस सी, और इसमें हमें उसकी स्लोप के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, उसके एक्स इंटरसेप्ट अगर ऊपर जाए तो y इंटरसेप्ट, यानी हर किस्म की इंफॉर्मेशन मिल जाती है जिससे हम आगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। इसी तरीके से वेव फंक्शन से हम इलेक्ट्रॉन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज और बहुत से पैरामीटर्स को मेजर कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जो मैं अपनी अगली आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक बेसिक यूनिट है जब हम क्वांटम मैकेनिक्स में। मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं छलांगे लगा रहा हूं, क्योंकि मैं ये समझता था कि मुझे ही वेव फंक्शन समझ नहीं आता, पर आज मुझे पता चला कि बड़े बड़े साइंसदानों को भी वेव फंक्शन समझ नहीं आया और वो इस पर मजीद रिसर्च कर रहे हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हर बंदे तक पहुंचा दीजिए।